नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के सेकेंड चैप्टर के थर्ड वीडियो में। थर्ड वीडियो के अंतर्गत हम जिन जिन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक सेकेंड वीडियो से रिलेट हैं, इसलिए आप पहले सेकेंड वीडियो पूरी देख लें, उसके बाद थर्ड ये वीडियो देखें ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लें। तो आज हम इस वीडियो में पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन क्यों ज़रूरी है? त्रुटियों का संयोजन इसलिए ज़रूरी है कि हम मान लेते हैं कि हम किसी भी परीक्षण को करने के लिए कई प्रयोग करते हैं, तो उस कई प्रयोगों को हम एक निर्धारित करने के लिए उसमें त्रुटि हम विभिन्न प्रकार के त्रुटि के संयोजन के नियम हैं, तो उन नियमों का पालन करके हम त्रुटियों का संयोजन ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें पहला नियम है कि किसी संकलन व्याकलन में त्रुटि या योग एवं व्याकलन में त्रुटि। तो योग एवं व्याकलन में त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमको तीन राशियों को मानना पड़ेगा। तो किसी मतलब कि योग और व्याकलन में त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमें तीन राशियों को मानना पड़ेगा। तो हम इसी उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि माना तीन राशियाँ जेड, ए तथा बी हैं। जेड, ए तथा बी इस प्रकार हैं कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, या हम ये कह सकते हैं कि माना तीन राशियाँ ए, बी तथा जेड हैं और ये तीन राशियाँ इस प्रकार हैं कि किन्हीं दो का योग एवं अंतर तीसरे के बराबर है। तो हम ऐसे मानते हैं कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये जो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी है, हम इसको पहला समीकरण बना देते हैं। उसके बाद हम त्रुटि ज्ञात करेंगे कि प्रेक्षित योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रेक्षित योग में जेड प्लस डेल्टा जेड, प्रेक्षित योग ऐसे ज्ञात करेंगे जेड प्लस डेल्टा जेड। और इससे पहले अगर आप कहना चाहेंगे तो इन भौतिक राशियों की सीमांत त्रुटियां क्रमशः डेल्टा ए, डेल्टा बी अथवा डेल्टा जेड हैं। तो इसमें जो है इनका प्रेक्षित योग ज्ञात करना आसान हो जाएगा। तो जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू यक ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो त्रुटि हम ज्ञात करेंगे कैसे? क्योंकि त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण एक में से, ये समीकरण हम दो मान लेते हैं, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देंगे। जब समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देंगे तो हमें जो है जेड से ये जेड कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। हमें प्राप्त होगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो लास्ट में हम प्लस माइनस हटा देंगे, हमें एक फार्मूला प्राप्त होगा कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। और अगला टॉपिक इसमें है कि हम इसको आपको दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी समझाना चाहें तो समझा देंगे, लेकिन इसी उदाहरण के माध्यम से इसलिए समझाएं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन हम दूसरे टॉपिक पर है गुणनफल एवं भागफल में त्रुटि। तो गुणनफल एवं भागफल में त्रुटि हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो माना तीन राशि गुणन एवं भागफल में त्रुटि में भी हम मानते हैं कि माना तीन राशियाँ एक्स वाई जेड इस प्रकार हैं। माना तीन राशियाँ एक्स वाई जेड इस प्रकार हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो हम इसके बाद भी कहते हैं कि यदि इनकी सीमांत त्रुटियाँ, इसके बाद ये कहते हैं कि इसे समीकरण एक मान लेते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि यदि जेड एक्स वाई की सीमांत त्रुटियाँ प्लस माइनस डेल्टा जेड कामा प्लस माइनस डेल्टा एक्स कामा प्लस माइनस डेल्टा वाई हो तो प्रेक्षित मान जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो इसको गुणा कर लेंगे आपस में। गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा कि हमें एक्स इंटू वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। तो इसके बाद हम ये कहेंगे कि चूंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत ही सूक्ष्म मान है, तो इसलिए दोनों का योग बहुत ही अत्यंत ही सूक्ष्म होगा,
इसलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं। इसको नगण्य मानने के बाद हमें समीकरण प्राप्त होगा कि डेल्टा, समीकरण क्या प्राप्त होगा कि जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 क्या था, जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये समीकरण 1 था। तो त्रुटि ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, त्रुटि ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 क्या है कि जेड प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। तो समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 1 क्या है, जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो हम इसको घटा देंगे। इसको घटाने के बाद जेड से जेड कट जाएगा और एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। तो हमें प्राप्त क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको समस्या ना हो। तो ये हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया। तो लास्ट में हमें क्या प्राप्त होगा कि गुणन एवं भागफल में त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसमें से हम प्लस माइनस हटा देंगे। जो समीकरण प्राप्त होगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स। ये तो हो गया गुणन में त्रुटि। और भाजन में त्रुटि ज्ञात करने के लिए जो समीकरण 2 है, 2 में जेड से भाग दे देंगे सभी में। भाजन में त्रुटि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण जो 2 है डेल्टा जेड, समीकरण क्या प्राप्त होगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स। जो समीकरण अभी प्राप्त हुआ ये समीकरण 3 मान लेंगे। इसी में जो है हम समीकरण 1 से भाग देंगे, तो जेड से भाग देंगे, सॉरी। तो जेड से तीनों में भाग दे दिया। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इसके बाद आता है डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा वाई, और जेड बराबर होता है एक्स वाई समीकरण 1 के हिसाब से। तो एक्स वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स अपान एक्स वाई। तो इसमें एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। तो लास्ट में समीकरण क्या प्राप्त होगा कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस वाई डेल्टा वाई अपान वाई। क्या समीकरण प्राप्त होगा कि डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। ये भागफल में त्रुटि का संयोजन का सूत्र आ गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक आएगा कि ये उदाहरण है, आप उदाहरण देख लीजिए। एक ये उदाहरण इम्पोर्टेंट है कि प्रतिरोध R इक्वल टू वी अपान आई, जहाँ V 100 प्लस माइनस 5V एवं I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है। ये आई से ए से एम्पियर होगा, V से वोल्ट होगा। तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हम आपको बताया था कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देंगे। और भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम आपको बताया था कि जो माध्य प्राप्त होगा उसमें जो है प्रेक्षित मान से भाग दे देंगे, तो भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसमें पहले V में भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करेंगे। पहले V में भिन्नात्मक त्रुटि, उसके बाद V में प्रतिशत त्रुटि, फिर I में भिन्नात्मक त्रुटि, फिर उसमें प्रतिशत त्रुटि। उसको ज्ञात करने के बाद R में R का जो है प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हो जाएगा। तो V में भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 में से 95 को घटा देंगे। 100 में से 5 को घटाने के बाद 95 प्राप्त होगा। फिर 100 में से 95 को घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। और 5 में 100 से भाग देंगे तो भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त होगी। और 5/100 में 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात होगी। तो 5/100 इंटू 100,
100 से 100 कट जाएगा तो v में 5% की त्रुटि प्राप्त होगी। और इसी प्रकार i में भी ज्ञात करते हैं कि 10 प्लस माइनस 0.2, तो इसमें 10 में से 0.2 घटा देंगे तो 9.8 प्राप्त होगा। कि 10 में से 9.8 घटाएंगे, 10 में से 9.8 घटा देंगे तो हमें 0.2 प्राप्त होगा। 0.2 का पान प्रेक्षित मान 10 है, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात होगी। इसके बाद 0 से 0 कट जाएगा। अब 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2, तो आई में कुल प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई? 2%। अब 2% और 5%, वी में प्रतिशत त्रुटि कितना हुई? वी में 5% और आई में 2%। तो आर में हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, तो आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7%। ठीक, ये उदाहरण जो है इम्पोर्टेंट है, ये उदाहरण आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगले पर चर्चा करते हैं। अगला है मापित राशि की घातों में प्रकरण में त्रुटि। मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। ठीक, इसको ज्ञात करना है हमको। इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले मानेंगे कि माना एक सिंपल सा फंडा है, आप उसको देखिएगा। ये उदाहरण छोड़ दीजिएगा, जो हम उदाहरण बता रहे हैं उससे आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो मान लेंगे कि माना z इज इक्वल टू x की पावर m। क्या मानेंगे कि माना z इज इक्वल टू x की पावर m। ठीक, तो ये मान ले। अब हम इसको क्या करेंगे? दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग z इज इक्वल टू लॉग x की पावर m। तो लॉग z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग z इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है कि लॉग x की पावर m होने पर, x पावर n होने पर n लॉग x हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा m लॉग x। ये हो गया m लॉग x। तो समीकरण का आंशिक अवकलन करने पर z के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि क्या प्राप्त हुई थी, इसका हम अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा कि डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू m डेल्टा x अपान x। अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स लॉग z इज इक्वल टू d बाई डी एक्स m लॉग x। तो हम z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो त्रुटि प्राप्त होगी डेल्टा x। तो 1 अपान, अवकलन करने के बाद प्राप्त होगा कि 1 अपान z इज इक्वल टू m 1 अपान x। तो त्रुटि प्राप्त हुई डेल्टा z या डेल्टा x, तो डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू m डेल्टा x अपान x। ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसके आगे चलते हैं कि अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त करेंगे। पहले क्या प्राप्त करेंगे? अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, मैक्सिमम भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त करने के लिए हमें डेल्टा z अपान z मैक्सिमम इंटू 100 इज इक्वल टू m डेल्टा x अपान x इंटू 100। ठीक, तो इसके बाद y इज इक्वल टू आ जाएगा कि x क्यूब z अपान c। आप यहीं तक ज्ञात कीजिएगा, सिर्फ यहीं तक, यहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये टॉपिक मापित राशि की घातों में त्रुटि का टॉपिक खत्म हुआ। अब एक फार्मूला जान लीजिए कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू मापक यंत्र का अल्पतमांक बटे ली गई माप इंटू 100। ये हो गया प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का फार्मूला, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आता है। अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो कि सार्थक अंक आता है। इसके बाद अगला टॉपिक सार्थक अंक आता है। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में समस्या लिखकर भेज दीजिएगा, उसको सलूशन दिया जाएगा। सार्थक अंक
सार्थक अंक क्या है? किसी राशि के माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को, किसी राशि के माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। अब सार्थक अंक निर्धारित करने के कुछ नियम भी हैं। सार्थक अंक निर्धारित करने के कुछ नियम भी हैं। तो सार्थक अंक को निर्धारित करने के लिए कुछ नियम है कि सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं दो शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इसको आप आगे समझ जाएंगे कि यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो शून्य जो दशमलव के दाईं ओर है पर प्रथम शून्योत्तर अंक के बाईं ओर हो, सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो ये पहले सार्थक अंक परिभाषा आप जान लीजिए कि सार्थक अंक किसी राशि के माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक याद करने के आगे कई नियम हैं, हम आगे चलिए अब बताते हैं कि क्या नियम है। कोटि भी हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि 10 की पावर में जो रहेगा 10 की पावर b है, तो हम ये कहेंगे कि ये संख्या 10 की पावर b कोटि की है। संख्या में जो 10 की पावर के रूप में प्राप्त होगा वही जो है उसकी कोटि कहलाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। ये देखते हैं कि इसमें पहला नियम है कि संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक देना चाहिए जितने सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में है। कि जैसे किसी भी संख्या का घनत्व ज्ञात करना है तो उसमें संख्या का द्रव्यमान 4.237 और उसका जो है क्षेत्रफल 2.51 दिया है, तो हमें किसी संख्या का गुणन भाग करने से प्राप्त परिणाम में ही उतने सार्थक अंक रखने हैं जितने की मूल संख्या में दिया गया है। यदि 2.51 में 2 सार्थक अंक है और 4.237 में 3 सार्थक अंक है, तो मूल संख्या में जिसमें जब से कम सार्थक अंक होंगे वही सार्थक अंक हमें परिणाम में लाना है। और इसका दूसरा नियम क्या है कि संख्याओं के संकलन अथवा व्याकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने संकलित या व्याकलित की जाने वाली राशि में दशमलव के बाद से कम है। जैसे कोई भी संख्या दशमलव के बाद में 3 अंक है तो हमें उसको परिणाम लाते समय उसमें दशमलव के बाद 3 अंक ही लाना है। यदि सार्थक अंक 2 है तो उसमें दशमलव के बाद हमें 2 ही अंक लाना है। इसके बाद अगला नियम क्या है कि अगला टॉपिक आता है कि अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन आप कैसे करेंगे कि अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन करने के लिए 2 नियम हैं कि यदि हम किसी संख्या को भाग देते हैं और लास्ट में क्या आता है कि जैसे ये देखिए संख्या है 2.746, तो हम इसमें भाग देने के पश्चात 6 की बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 6 पे बार लगा है। तो हमको बार 6 लिखने से अच्छा ये होगा कि हम उससे पहले वाली संख्या के हिसाब से उसको निर्धारित कर लें। तो इसका नियम ये है कि यदि उपेक्षणीय अंक पूर्वोत्तर संख्या में अधोरेखित अंक यानी कि जो बार संख्या आ रही है वो अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाली संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी। यदि 5 से कम है तो उससे पहले वाली संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। जैसे 2.74666 बार आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे 2.75 कर देंगे, तो ये 6 लिखना कंपलसरी नहीं होगा। यदि ये आता है कि 2.743333 बार आता है तो 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 2.74 लिखकर काम चल जाएगा। उसके बाद अगला नियम क्या होता है कि यदि जो बार दोहराने वाला अंक है वो 5 ही आ जाए तो क्या करेंगे। यदि 5 आ जाता है तो यदि 5 बार आ जाता है, जैसे 2.73
5 5 5 5 5 5 ही बार बार आ जाता है, तो कैसे निर्धारित करेंगे? तो इसका एक नियम है कि यदि 5 से पहले वाला अंक सम है, 5 से पहले वाला अंक 3, यदि 5 से पहले वाला अंक सम है तो उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, सम है तो वो छोड़ दिया जाएगा। यदि सम है तो वो छोड़ दिया जाएगा, यदि वो विषम है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें 3 विषम है तो इसमें 1 ऐड होगा, 2.74 हो जाएगा। और इसमें अगर 4 होता तो 7 4 ही रहता, उसमें 1 भी ऐड नहीं होता। ये हो गया अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। इसमें उदाहरण भी 1-2 दिए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा, बहुत ही सरल उदाहरण है। अगला टॉपिक आता है अंकगणितीय परिकलन के परिणामों में अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम। तो अनिश्चितता निर्धारित करने के कई नियम हैं, जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है पहला, ये देख लीजिएगा आप। तो हालांकि ये पेपर में आता नहीं है तो हम इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप इसको देख लीजिए एक बार। इसमें यही है कि यदि किसी प्रायोगिक आंकड़ों में समुच्चय यन सार्थक अंक का उल्लेख है तो आंकड़ों के संयोजन में प्राप्त परिणाम में भी यंग सार्थक अंकों का वैध होना आवश्यक है। जैसे कि किसी भी अंक में 3 सार्थक अंक दिए गए हैं, कोई भी कैलकुलेशन करना है उसमें सबसे कम अंक जितने दिए गए हैं उतने ही सार्थक अंक परिणाम में भी रहने चाहिए। उसके बाद तीसरा नियम है किसी संख्या के मान में आपेक्षिक त्रुटि जो विनिर्दिष्ट सार्थक अंकों तक दी गई है न केवल n पर वरन दी गई संख्या पर भी निर्भर करती है। ये भी वही है कि यदि उसके बाद 3 सार्थक अंक हैं 3 रहेंगे, 4 हैं तो 4 रहेंगे। अगला टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता नहीं है लेकिन अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये आपके मेंस में भी, जेईई के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कभी कभी। तो भौतिक राशियों की बीमाएँ। तो भौतिक राशियों की बीमाएँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इस पर पहले पर चर्चा करेंगे कि बीमा किसे कहते हैं, कि बीमा किसे कहते हैं। बीमा को हम डायमेंशनल कहते हैं, बीमा को हम डायमेंशनल कहते हैं। बीमा किसी भौतिक राशि की बीमाएँ, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घाते हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाए जाते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घाते हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। आप इसकी परिभाषा भी याद कर लीजिए, इसका नोट्स भी बना लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा गया है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत आता है। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घाते हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी में आने वाली भौतिक राशियों की बीमाएँ लिखने के लिए मूल मात्रकों को किसी न किसी सिंबल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे लंबाई को किससे प्रदर्शित किया जाता है? लंबाई को L से, इसको लिख लीजिएगा आप। द्रव्यमान को M से, समय को T से, ताप को थीटा से, विद्युत धारा को A से, ज्योति तीव्रता को CD से या I से, मोल को Q से। लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, ताप को थीटा से, विद्युत धारा को A से, ज्योति तीव्रता को CD से या I से, मोल को Q से। ये हो गया बीमाएँ। बीमा किसे कहते हैं? तो अब ये भी होता है किसी भौतिक राशि की बीमाएँ लंबाई में A, द्रव्यमान में B, समय में C तथा ताप में D हो तो भौतिक राशि की बीमीय सूत्र क्या होगा? हम क्या बोले कि उदाहरण के रूप में कि यदि किसी भौतिक राशि की बीमीय बीमाएँ लंबाई में A, द्रव्यमान में B, समय में C तथा ताप में D हो तो उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र होगा L की पावर A, M की पावर B, T की पावर C, समय के लिए C, थीटा की पावर D। और ये भी जान लीजिए कि ये हमेशा सदैव कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो उसका बीमीय सूत्र ये होगा L की पावर A, M की पावर B,
टी की पावर सी और थीटा की पावर डी। तो इसके अंतर्गत अगला टॉपिक क्या आता है कि बीमी विश्लेषण के बीमा किसे कहते हैं, ये आपको पता हो गया। तो बीमी सूत्र एवं बीमी समीकरण, यह आता है बीमी सूत्र एवं बीमी समीकरण, यानी कि बीमा का उपयोग। तो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, ये बीमा का उपयोग है। आपकी किताब में बहुत थोड़ा सा दिया गया है, तो हम इसको जो है विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं इसके बारे में। बीमी, इसे बीमी समीकरण है, तो बीमी समीकरण में पहला समीकरण होता है कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 V2। तो इसमें क्या होता है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन करने का यही नियम है। N1 U1 इज इक्वल टू N2 V2। इसका अगला समीकरण क्या आता है कि जैसे बीमी समीकरण इसमें दिया गया है, इसमें अगला क्या आता है, किसी भौतिक राशि के बीमी संतुलन का परीक्षण। तो संतुलन का परीक्षण करने के लिए आगे चर्चा की जाएगी, लेकिन बीमी समीकरण में इसमें जो दिया है वो आप देख लीजिए, हम जो बताएं वो भी है इसमें। जैसे बीमी समीकरण में दिया गया है कि v इज इक्वल टू m की पावर 0 l की पावर 3 t की पावर 0 v इज इक्वल टू m की पावर n। तो ये सब बीमी समीकरण है। बीमा को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है, यही सब बताने के लिए दिया गया है। तो अगला जो टॉपिक है इसमें चर्चा करेंगे समीकरणों की बीमी संगत की जांच। समीकरणों के बीमी संगत की जांच। तो बीमी संगत की जांच कैसे करेंगे कि एक पक्ष की बीमा दूसरे पक्ष की बीमा के बराबर होनी चाहिए। जो इसमें उदाहरण दिया गया है आप ये भी ले सकते हैं या दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। हम दूसरा उदाहरण लेकर बताते हैं, एक उदाहरण तो आप इसमें समझ ही जाएंगे। दूसरा उदाहरण जैसे है कि किसी दिए गए भौतिक समीकरण में यदि वाम पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के समान आ जाए, वही हमने बताया कि यदि एक पक्ष की बीमा दूसरे पक्ष की बीमा के समान आ जाए तो वह समीकरण संतुलित माना जाता है या संतुलित कहा जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh एक जो है भौतिक समीकरण है, इसकी दो पक्षों की बीमा ज्ञात करना है। तो v की बीमा क्या होती है, v की बीमा क्या होता है मीटर प्रति, v मतलब कि वेग होता है, जिसका बीमी सूत्र होता है एल टी की पावर -1, मतलब कि एल टी की पावर -1। ये बीमी सूत्र हो गया। बीमी सूत्र वही होता है कि मात्रक को आप ज्ञात करना है आपको। इसमें अंडर रूट टी की अंडर रूट 2 और जी की पावर 1/2, अंडर रूट का मान 1/2 होता है, एच की पावर 1/2। तो अंडर रूट 2 की कोई बीमा नहीं होती, इसको हटा देंगे। और जी की बीमा होती है एल टी की पावर -1। जी भी वेग ही है, तो इसकी बीमा है एल टी की पावर -1 की होल टू दी पावर 1/2 इंटू लंबाई की मात्रा बीमा होती है एल की पावर 1/2। तो इसके बाद समीकरण क्या होगा कि एल टी की पावर -1 और इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे, तो एल की पावर 1/2, टी की पावर -1, उसमें एल की पावर 1/2, तो ये सब जोड़ लेंगे तो एल टी की पावर -1। ये हो गया समीकरण संतुलित हो गया, दोनों पक्ष की बीमाएं बराबर हो गए। अब अगला टॉपिक इसमें क्या आता है कि ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप उदाहरण देख लीजिएगा। यदि आपको समझ में ना आए तो हमें आप व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दीजिएगा, हम आपको न्यूमेरिकल बता देंगे। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध उत्पन्न करना। इससे पहले जो हम आपको बताए हैं विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध उत्पन्न करना, ये भी इसी का पार्ट ही है, तो आप ये भी देख लेंगे। तो ये बहुत सरल टॉपिक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे।